नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से आपका जो है बैच का वीडियो जो है आज हम स्टार्ट किए हुए हैं। आपका डिमांड था सर एक बार वीडियो अपलोड कीजिए ताकि हम क्वेश्चन का लेवल देख पाएँ किस तरीके से आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये देखेंगे तो आपका दृष्टि साइंस जो है आपका क्विक बुक जो आपका मार्केट में आया है किताब 7वां संस्करण, इसी का बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। ये आपका दूसरा बैच है। इसके पहले का एक आपका बैच जो है करीबन अक्टूबर में आपका बैच स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट जैसे देखेंगे तो बिहार पुलिस में आपका नया वैकेंसी आने वाला है, बिहार मेंस का मतलब दरोगा मेंस का पेपर होने वाला है, उसके बाद रेलवे का है, तो बहुत सारा पेपर आप देखेंगे तो बीएसएससी का है। तो आप यहाँ पे जो है किताब देख सकते हैं। ये किताब जो है आपका दृष्टि साइंस, देखिए दृष्टि साइंस अपने आप में एक बेहतर किताब मानी जाती है और ये आपका नया संस्करण यानी 7वां संस्करण होने वाला है। ये आपका क्विक बुक है। आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसको क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका इससे बाहर कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब बात करते हैं कैसे हम टेस्ट आपको करवाते हैं। देखिए टेस्ट की अगर हम जानकारी की बात करते हैं, रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। थ्योरी वाला जो पार्ट होता है इसको देंगे हम 5 पेज पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको जो होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। अभी आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। देखिए हमने जो है कल दिया था 5 पेज पढ़ने के लिए, उसी में से जो आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे इसका हम टेस्ट आपको करवा दिए हैं। और टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम पे होगा, क्यूज बोर्ड से होगा। रैंक लिस्ट मिलता है टेस्ट का। जैसे आप देखिए 100 क्वेश्चन टेस्ट बनाते हैं रात 9 बजे तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। उससे फायदा आपको ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपको जानकारी मिलती है टेस्ट की। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। जैसे अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाने वाले वैसे ही आपको पीडीएफ देते हैं। एक आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ होता है। उससे क्या होता है कि आपको आंसर जो है 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही रहता है, उसको आपको कलर करके दिया जाता है ताकि आप जब चाहे तब रिवीजन कर सके। अब यहाँ पे बैच की बात करते हैं, इसका देखिए फी बता देते हैं आपको। फी जो है मात्र आपका कितना रखा गया है, 100 रुपया रखा गया है। अब बोलेंगे सर आप तो बहुत अधिक फी ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं। मेरे भाई आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सीट आपका जो है 2 रुपये का पड़ रहा है। कितना? 2 रुपये का पड़ रहा है। 50 दिन आपको टेस्ट करवाएंगे। अब देखिए बैच की बात करते हैं। जो बैच का जानकारी है तो ये आपका 8 मई से यानी कल आपका जो है 8 मई था, कल से बैच आपका शुरू हुआ है। 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट यानी 50 दिन में आपका बैच समाप्त हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है रात 9 बजे यानी 9 PM में होने वाला है। आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये देखिए क्यूआर दिया गया। ठीक है, क्यूआर पे आप जो है पेमेंट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद 6387098070 पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। 12 से 24 घंटा वेट कीजिएगा, आप कॉल नहीं कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई थोड़ा सब्र कीजिएगा, वैसे हम आपको समय से पहले ही ऐड करने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, थोड़ा सा समय लग जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको करना क्या है, आप इस नंबर जो दिया गया ना इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप इस पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि साइंस बैच 2.0 होमवर्क सीरीज टेस्ट 1, ये आपका एडमिशन ओपन है। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 9 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। एक बार आप यहाँ देख सकते हैं किताब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है किताब कोई मतलब क्वेश्चन जो है कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ क्वेश्चन जो बनाया गया है ये खुद से ही बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई पहला प्रश्न हमारा क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसमें आप देखेंगे तो दिया गया है आपका कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। जैसे एग्जाम जैसे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, मिलान करने वाला होता है, सारा आपको दिखाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका जो है शेड्यूल भी दिया गया है कि कौन से डेट में कौन से तारीख में आपका टेस्ट होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका आंसर जो है पहले का सी सही होगा। कथन ए है कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जो है पिता कहा जाता है और कारण आर की बात करते हैं तो उन्होंने जीवों को सर्वप्रथम 5 जगत वर्गीकरण में जो है विभाजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मोनेरा जगत के जीवों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। दूसरा की बात करते हैं इनमें संगठित केंद्रक और विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। तीसरा की बात करते हैं इस जगत के सभी जीव अनिवार्य रूप से स्वपोषी होते हैं। अब इसमें देखिए सही कथन बताना है। सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, 1 और 2 आपका जो है सही होगा। प्रोटिस्टा जगत के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। देखिए इसमें जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यह जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, ये भी सही है।
इस वर्ग के सभी जीवों में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। ये देखिए असत्य हो जाएगा। एक और आपको चीज बता दें कि दृष्टि जो आपका क्विक बुक है हिस्ट्री का भी बैच आने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत अधिक डिमांड है, आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो बहुत तगड़े तरीके से करवाने वाला है। डी की बात करते हैं तो गमन के लिए इनमें सीलिया या फिर फ्लैजेला जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, आपका सही है। कवकों की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा से बनी होती है? तो ये बनी होती है काइटिन से बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनेरा जगत का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है, तो अमीबा देखेंगे तो ये नहीं है, बाकी जीवाणु है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, नीलहरी शैवाल भी इसमें आपका शामिल है। अगला है विषाणुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनकी खोज रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की ने 1882 में दोस्तों किया था, ठीक है, तो ये देखेंगे तो सही होगा। ये अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं और उन्हें मेजबान की आवश्यकता होती है, भी आपका सही है। संरचना के आधार पर इन्हें जो कि सबसेलुलर कहा जाता है, तो सत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। सभी कथन हमारा जो है सही होगा। अगला है कवक को मृतजीवी जो है क्यों कहा जाता है? इसका पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हाईलाइट मिल जाएगा, विदाउट हाईलाइट मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको जो है क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपना एक होता है ना तसल्ली से लोग देखते हैं तो वो मालूम चल जाएगा आपको। क्योंकि ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। आंसर देखेंगे तो बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पादप और जंतुओं के बीच के अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात करते हैं तो पादपों में विकसित उत्सर्जित तंत्र का अभाव होता है, जबकि जंतुओं में यह विकसित होता है। आंसर जो है 9th का ए सही होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए होमो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वंश नाम होगा। सेपियंस की बात करते हैं जाति नाम होगा। विटेकर की बात करते हैं तो 5 जगत वर्गीकरण, और लीनियस की बात करते हैं द्विजगत सिद्धांत होगा, ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही हो जाएगा। प्रोटिस्टा के जगत है ना, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत निम्न में से कौन से सदस्य जो है शामिल है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एक कोशिकीय शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ होगा। एक कोशिकीय शैवाल, डायटम और प्रोटोजोआ, इसका आंसर जो है यहाँ पे ए सही होगा। अगला कि सब सेलुलर संरचना में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए किसके द्वारा जो है घिरा होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका प्रोटीन आवरण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी प्रोटीन आवरण। नेक्स्ट है कथन ए है कि विषाणु है ना, विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, और वही कारण आर की बात करते हैं, ये मेजबान कोशिका के बाहर स्वतंत्र रूप से गुणन कर सकते हैं। तो देखिए 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगर देखिए वीडियो पसंद आएगा तो मोटिवेट करने के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, इससे आपको क्या होता है ना, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस के कारण होती है? तो ये आपका जैसे आप देखेंगे जुखाम और फ्लू, पोलियो और खसरा, खांसी, उपयुक्त सभी होगा। ये सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। पादपों में वृद्धि पूरे जीवन काल में क्यों होती रहती है? देखिए विभाज्योतक क्षेत्र की उपस्थिति के कारण होती है, इसका आंसर जो है 15 का देखेंगे तो बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किस सिद्धांत से मानी जाती है? तो सिद्धांत की बात करते हैं तो कैरोलस लीनियस का द्विगज सिद्धांत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी कैरोलस लीनियस का द्विगज सिद्धांत होगा। अगला है कैल्प या समुद्री घास के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो सही की बात करते हैं तो ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और प्रोटिस्टा जगत का हिस्सा है, इसका आंसर जो 17 का बी सही होगा। पादप जगत, देखिए पादप जगत के उत्सर्जन के संबंध में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो ये तेल, गोंद आदि हानिकारक उत्पादों का स्राव करते हैं, आंसर यहाँ पे जो है बी सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा कि विटेकर द्वारा वर्गीकृत 5 जगत का सही समूह क्या है? तो सही समूह की बात करते हैं, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। फिर से पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। युगलिना को किस जगत का सदस्य जो है माना जाता है, फिर माना गया है युगलिना को, इसको जो है प्रोटिस्टा के रूप में हम इसको जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोटिस्टा जो है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
देखिए यहाँ पे लिखा गया है पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले जल परिवहन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सही हमको बताना है, सही हमारा कथन क्या है। जल शरीर के महीन छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का निष्कासन शरीर के एक बड़े छिद्र यानी जो कि आस्कुलम है ना, लिखा गया है आस्कुलम के माध्यम से होता है, ये भी सही है। यह तंत्र केवल शोषण गैसों के आदान प्रदान में सहायक, आहार ग्रहण में नहीं, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 आपका जो है सही होगा। अगला कि सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं के शारीरिक आकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला हमारा कथन है कि लिखा गया है आपका पॉलिप छतरीनुमा आकार के और मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि मेडुसा, मेडुसा एक स्तन है ना, स्थानबद्ध एवं बेलनाकार रूप होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है सही विकल्प बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन हमारा जो है असत्य हो जाएगा, यानी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि टीनोफोरा है ना, टीनोफोरा संघ के जीवों की उस मुख्य विशेषता को पहचाने जो उन्हें अन्य समुद्री जीवों से अलग करती है। तो जीव संदीप्ति द्वारा प्रकाश उत्सर्जन होगा, इसका आंसर जो है 23 का भी सही होगा। अगला कि प्लेटी हेलमंथीज या चपटे कृमि के संदर्भ में ज्वाला कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। देखिए मुख्य कार्य देखेंगे तो परासरण एवं उत्सर्जन होगा, परासरण एवं उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित जीव और उनके संघ का सही मिलान करें। यहाँ पे देखिए सूची 1 में जीव दिया गया है, सूची 2 में जो है आपका संघ दिया गया। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसको हम 25 नंबर का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पॉन्जिला है ना, स्पॉन्जिला की बात कर लेते हैं 25 नंबर का, तो ये आपका जाएगा पोरीफेरा में। उसके बाद ओरेलिया की बात करते हैं, ओरेलिया तो यह आपका हो जाएगा सिलेंट्रेटा में। और फ्लोरोब्रेकिया है ना, यह आपका हो जाएगा आपका टीनोफोरा। और टीनिया सोलियम की बात करते हैं तो हो जाएगा प्लेटी हेलमथीज होगा। तो इसका आंसर जो है 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया का सदस्य केकड़े के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है, सहजीवी संबंध, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा एडेमसिया, ऑप्शन नंबर सी होगा एडेमसिया होगा। शारीरिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए प्लेटी हेलमंथीज जो है आपका कोशिकीय स्तर यही असत्य है। बाकी पोरीफेरा की बात करते हैं कोशिकीय स्तर सही है। सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो ऊतक स्तर सही है। और टीनोफोरा की बात करते हैं तो ऊतक स्तर यह आपका सही है। कथन ए है कि प्लेटी हेलमथीज समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कारण आर की बात करते हैं तो इनमें अंकुश एवं चूसक पाए जाते हैं जो उन्हें परपोषी से जुड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इसमें श्वसन अंग और रक्त पूर्णतः विकसित होते, यही असत्य है। बाकी यह एकांकी रूप में रहता है। यह पॉलिश आकार का लिखा गया है प्रतिनिधित्व करता है। इसमें श्वसन की प्रक्रिया विसरण के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पंज के शरीर को आधार प्रदान करने वाला बाह्य कंकाल मुख्यतः किसका बना होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्ध्वन है ना, पुनर्ध्वन की उच्च क्षमता पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया। अगला है कि टीनोफोरा, टीनोफोरा संघ के जंतुओं के चलन में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सहायक होती है, तो संरचना की बात करते हैं तो 8 बाह्य पक्षमाभी कॉम्ब प्लेट्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सी वालनट या कॉम्ब जेली के नाम से किस जंग के जीवों को है ना, किस संघ के जीवों को जो है जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा रहा है, इस पर कितना अधिक मेहनत हो रहा है। ठीक है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। टीनोफोरा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा टीनोफोरा। अगला प्रश्न है कि लीवर फ्लूक या यकृत कृमि के बारे में सही कथन क्या है,
तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह भेड़, बकरी और सुअर आदि के यकृत की पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटा कृमि, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि लिखा गया है प्रश्न 35 नंबर है कि लिखा गया सम्मिति, एक सेकेंड, सम्मिति के आधार पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कि स्पंज सामान्यतः असममित होते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में अरीय सममिति पाई जाती है। और तीसरा कि प्लेटी हेलम्थीज द्विपार्श्व सममिति होते हैं। अब यहाँ देखिए सत्य पूछा गया है, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में पाए जाने वाले जो क्निडोब्लास्ट का मुख्य कार्य क्या नहीं है, तो क्या मुख्य कार्य नहीं है? जल का परिवहन और अपशिष्ट निष्कासन करना, ये नहीं है। बाकी आधार से स्थिर रहने में सहायता, शिकार पकड़ने में सहायता, जीव की रक्षा करना, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणीय स्तर के आधार पर त्रिकोरिक जंतुओं का पहला संघ है? तो 37 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्लेटी हेलम्थीज जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिकांश स्पंज समुद्री होते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ जलीय स्पंज का उदाहरण है? 38 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, स्पॉन्जिला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पॉन्जिला। अगला प्रश्न है कि वास्तविक देहगुहा की अनुपस्थिति किस संघ के जीवों की विशेषता है जिन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है? चपटा कृमि, ठीक है। देखिए 39 का देखेंगे तो हो जाएगा प्लेटी हेलम्थीज जो है इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेटी हेलम्थीज। निम्नलिखित में से कौन से सिलेंट्रेटा का सदस्य मेडूसा रूप का उदाहरण है? मेडूसा, ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो केवल 3 यानी अरेलिया जो हो जाएगा, अरेलिया जेलीफिश, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल तीसरा आपका सही है। प्रोकैरियोटिक जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनकी कोशिका संरचना साधारण होती है और इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। दूसरा है कि लिखा गया है नॉस्टॉक एवं एनाबीना जैसे बैक्टीरिया पर्यावरण में केवल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, पोषकों के पुनर्चक्रण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। सही कथन बताना है तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका सही कथन। देखिए 41 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका जो है इसमें सही हो जाएगा, केवल 1। कवकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? इनमें जनन मुख्य रूप से केवल लैंगिक विधि द्वारा होता है, यही असत्य है। बाकी अधिकांश कवक जो है परपोषी मृतजीवी होते हैं। खमीर और मशरूम कवक के ही उदाहरण हैं। मानवों में गंजापन, दमा और दाद खाद्य कवकों के कारण ही होता है। रोगों और उनके कारकों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए पेचिस की बात करते हैं तो यह आपका जो है विषाणु है ना, तो यही आपका देखिए गलत हो जाएगा। बाकी निद्रा रोग की बात करते हैं प्रोटोजोवा, गेहूं का रस्ट रोग की बात करते हैं कवक, और मलेरिया की बात करते हैं तो आपका प्रोटोजोवा सही होगा। अगला है कि कथन है कि सर्दी जुकाम तथा फ्लू होने पर एंटीबायोटिक दवाएं अधिक प्रभावशाली नहीं होती हैं। कारण आर की बात करते हैं तो ये रोग मुख्य रूप से विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। तो अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। पादप जगत के थैलोफाइटा वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमको बताना है, ठीक है। 45 नंबर तो इसमें देखेंगे तो इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। दूसरा दिया गया है कि यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा इसके प्रमुख उदाहरण हैं जो मुख्य रूप से जलीय होते हैं। 2 और 3 हमारा कथन जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्योंकि यद्यपि ये स्थल पर रहते हैं लेकिन इनमें विशिष्ट सहनवनी ऊतक नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पादपों मतलब पादप वर्गों पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दिया गया है, मिलान करके बताते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे पूछा क्या है? दूसरा है, तीसरा आपका टेरिडोफाइटा है। उपयुक्त में से किन वर्गों के पादपों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 मतलब 1, 2, 3 हमारा जो है सभी सही है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो इनका शरीर जड़ तथा मतलब जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है कि ये पौधे नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होता है। दूसरा है कि ये पौधे सामान्यतः बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। पाइनस तथा साइकस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, तो 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए स्पाइरोगाइरा की बात करते हैं तो हो जाएगा थाइलोफाइटा होगा। मॉस यानी फ्यूनेरिया है ना, तो ये आपको हो जाएगा ब्रायोफाइटा होगा। फर्न की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा टेरिडोफाइटा। साइकस की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म होगा। ठीक है, 50 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए जीवों की कोशिका संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से यानी यूकैरियोटिक जीवों का उदाहरण दोस्तों नहीं है। ठीक है, उदाहरण पूछ रहा है नहीं है तो देखेंगे तो आपको देखिए जीवाणु इसमें आपका दोस्तों नहीं है, बाकी प्रोटोजोआ है, कवक है और आपका शैवाल भी इसमें आपका शामिल। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी यानी केवल दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अगला कि पादपों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा। ये सेलुलोज की बनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सेलुलोज की ये बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में बैक्टीरिया जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो हो जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस हो जाएगा और क्या दिया गया है मेरे भाई, आयरन और सल्फर। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सही होगा। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पूछा किसके कारण होता है, मतलब उपयुक्त में से कौन सा प्रोटोजोआ की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग यानी ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्रायोफाइटा के संबंध में सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, तो 55 नंबर है। तो इनमें जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक जो है पाए जाते हैं, यही असत्य है। बाकी ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में जो है विभाजित होते हैं। इनमें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है और लिखा गया है मार्केसिया और मास इनके मतलब इसके जो है उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट की फसलों में सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोगों के संदर्भ में गेहूं का रस्ट रोग का मुख्य कारण या फिर मुख्य जो कारक होता है वो क्या होता है, तो ये कवक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कवक होता है। दिए गए चित्र और संदर्भ के अनुसार एजोला का उपयोग सामान्यतः किस फसल के साथ जो है किया जाता है, एजोला का, तो एक धान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, धान। कथन ए है कि पाइनस और साइकस के बीच फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं। कारण आर की बात करते हैं, ये पौधे जिम्नोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिन्हें नग्नबीजी कहा जाता है। तो 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक का सही विवरण नहीं है, तो देखिए कवक पूर्णतः स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण का मतलब प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बनाते हैं, यही असत्य है। बाकी इनका उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। कुछ कवक दमा और दाद खाज का कारण बनते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा अधिकांश कवक परपोषी मृतजीवी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पादप वर्ग की पहचान करके बताइए। पहला है, इसमें देखिए पूछा गया है उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि इन पौधों का शरीर जड़ तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। दूसरा है कि इनमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं लेकिन इनमें बीज उत्पन्न नहीं होता। एक सेकंड, यहाँ पे बीज उत्पन्न नहीं होता, ये पूरा सेंटेंस ही है, हम गलत पढ़ दिए। ठीक है, तो 60 का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो टेरिडोफाइटा। एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल का रूप ले लेता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें केवल एक बीज पत्री वर्ग में रखा गया है, तो सही बताना है। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 आपका जो है सही हो जाएगा, 1 और 2। जंतु जगत की कोशिकाओं और पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इन प्राणियों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यही असत्य है। बाकी ये यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। ये विषमपोषी प्राणी होते हैं। शारीरिक भिन्नता के बावजूद इनमें कोशिका व्यवस्था और पाचन तंत्र में कुछ आधारभूत समानताएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्राणियों में संगठन के स्तर के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही सुमेलित क्या है 63 का? तो कोशिकीय स्तर की बात करते हैं कुछ निम्न स्तरीय प्राणी, अंग स्तर की बात करते हैं तो लिखा गया है प्लेटीहेलम्थीज हो जाएगा, और अंग स्तर की बात करते हैं, अंग तंत्र स्तर की बात करते हैं तो एनेलिड और आर्थ्रोपोड। तो आंसर हो जाएगा सी, तीनों युग्म जो है सही है। लिखा गया है कि सममिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला के लिखा गया सिलेंट्रेट, टिनोफोर तथा एकानोडर्म में अरीय सममिति पाई जाती है। दूसरा है कि अरीय सममिति में किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित जो है करती है। तो कूट के अनुसार बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए, ये रहा आपके सामने ऑप्शन 64 का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राणी समूह में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जहां एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित हो जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी होगा, मोलस्कस तथा आर्थ्रोपोड। इसका आंसर यहाँ पे जो है डी सही होगा। अगला कि द्विकोरिक और त्रिकोरिकी संगठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है। तो त्रिकोरिकी प्राणियों के विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूण स्तर अर्थात मेसोडर्म उपस्थित होता है। आंसर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। अगला है कि कूटगुहिक प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए सही पूछा गया है 67 नंबर का। इनमें शरीर गुहा मध्य त्वचा से आच्छादित नहीं होता है। इनमें मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंततः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। और स्केलेंथीज कूटगुहिक प्राणियों का सटीक उदाहरण है। तो आप बोल सकते हैं 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 है गुहा की प्रकृति दिया गया है, सूची 2 उदाहरण दिया गया, मिलान करके बताना है। अगुही की बात करते हैं, अगुही, ठीक है, तो ये आपका मैच करेगा किसमें? तो प्लेटीहेलम्थीज में मैच करेगा। और कूटगुहिक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्केलेंथीज हो जाएगा। प्रगुही की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एनलिड होगा। तो आप बोल सकते हैं 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि भ्रूणीय विकास के समय पृष्ठ रज्जु की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस स्तर से होती है? तो मेसोडर्म हो जाएगा, मध्य त्वचा होगा। आंसर यहाँ पे जो है सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि रज्जुकी और अरज्जुकी प्राणियों के तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे देखेंगे तो अरज्जुकी जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ठोस, दोहरा और अधरतल में पाया जाता है, और अरज्जुकी जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है खोखला, एकल और पृष्ठीय रूप में पाया जाता है। तो आप बोल सकते हैं दोनों कथन हमारा जो है सही हो जाएगा। हृदय की स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रज्जुकी प्राणियों से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, तो इनका हृदय पृष्ठभाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी। सभी कार्डेट्स के सामान्य लक्षणों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 72 का देखना है। ये द्विपार्श्व सममिति होते हैं, ये त्रिकोरिकी होते हैं, ये देहगुहायुक्त होते हैं। तो तीनों कथन देखेंगे तो यहाँ पे जो है सत्य हो जाएगा। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित हो रहता है, जिन्हें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। जीव विज्ञान में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है हम कहते हैं खंडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडीकरण। खंडीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किस जीव के शरीर में देखा जा सकता है? तो केंचुआ में। इसका आंसर हो जाएगा सी, केंचुआ। एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो बीजपत्रों की संख्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजपत्रों की संख्या। जंतुओं के परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला है कि अंगतंत्र के स्तर वाले प्राणी समूहों में जटिलताएं पाई जाती हैं। दूसरा है कि अंगतंत्र संगठन वाले सभी प्राणियों में केवल बंद परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। तो हमको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए सही है, मतलब 1 सही है, लेकिन आर मतलब दूसरा गलत हो जाएगा। 1 सही है, दूसरा गलत है। अरज्जुकी जंतुओं के शरीर की संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य यानी सही क्या है?
यदि इनमें हृदय उपस्थित होता है तो वह हमेशा पृष्ठभाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्पंज की शारीरिक सममिति की क्या विशेषता होती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो ये असममिति होते हैं, अर्थात कोई भी रेखा इन्हें दो बराबर भागों में जो है नहीं बांटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी होगा। देहगुहा के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य हो जाएगा, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए प्लेटीहेल्मिंथेज में एक सुविकसित देहगुहा पाई जाती है, यही असत्य है। बाकी देहगुहा आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच की गुहा होती है। जो गुहा मध्य त्वचा से आच्छादित होती है उसे प्रगुहा कहते हैं। मोलस्क और एकानोडर्म प्रगुही प्राणियों के उदाहरण होते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ देखिए मिलान करके बताना है, जैसे कूट के अनुसार बताना है। बात करते हैं असममिति की, बात करते हैं तो स्पंज, अगुही की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिंथेज होगा, अरीय सममिति की बात करते हैं तो टिनोफोर, अंगतंत्र स्तर की बात करते हैं एनिलिड होगा। तो आंसर आपका जो है 80 का ए हो जाएगा। जो विज्ञान के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताना है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है अरस्तु ने किया था, यह सत्य हो जाएगा। और थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक जो है माना जाता है, फिर कहा जाता है, ये सही है। तो केवल दूसरा आपका जो है सही हो जाएगा। अगला है कि उपापचय की क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला आपका दिया है कि लिखा गया है उपचयन क्रिया में जटिल अणु टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करते हैं। अपचयन क्रिया का एक प्रमुख उदाहरण श्वसन है। ठीक है, तो 82 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी, केवल दूसरा आपका जो है इसमें सही हो जाएगा। पुस्तकों और उनके लेखकों का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए हिस्टोरिका लिखा गया है प्लांटारम अरस्तु, यही असत्य है। बाकी हिस्टोरिका एनिमेलियम की बात करते हैं अरस्तु सही है। वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं थियोफ्रेट्स सही है। बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1801 में लेमार्क और ट्रेवेरिनस जो है आपका सही होगा। अगला है कि पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन हमको चुन करके बताना है। देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिकीय मतलब कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सही है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती है, तीनों कथन सही है। कोशिका संरचना में तारककाय का मुख्य कार्य क्या है और यह कहा जाता है, तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सजीवों के किस गुण के अंतर्गत वे प्रकाश पाए मतलब प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व एवं रासायनिक पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेतना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चेतना। सामान्यतः जंतु अपने भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं परपोषी, लेकिन इस नियम का एक अपवाद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका यूग्लिना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, यूग्लिना होगा। अगला कि सजीवों में वृद्धि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प बताना है। ठीक है, देखिए यह एक उपचयन क्रिया है जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर सजीवों में नई कोशिका का निर्माण होता है। दोनों कथन देखेंगे तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले वैज्ञानिकों मतलब वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेवेरिनस क्रमशः किस देश से संबंधित थे, तो फ्रांस और जर्मनी होगा, फ्रांस और जर्मनी। निम्नलिखित में से किस लक्षण को सजीवों का निर्धारित करने वाला गुण माना जाता है फिर माना गया है, तो कोशिकीय संगठन और चेतना, ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम में लगभग कितने जंतुओं का जो है वर्णन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 जंतुओं का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500। पादप कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। इनमें छोटी रसधानियां पाई जाती हैं जो कोशिका द्रव से भरी होती हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं की बड़ी रसधानियों में विशेष रूप से क्या भरा होता है, देखिए विशेष रूप से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो कोशिका द्रव्य।
श्वसन को सजीवों के किस प्रकार की क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या फिर किया गया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए 94 का हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भी अपचयन होगा। जैविक वर्गीकरण के अनुसार सजीव मूल रूप से क्या होते हैं? तो मूल रूप से देखेंगे तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। दिया गया है कि स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले एवं स्वयं विनिमय करने वाले संवादात्मक तंत्र होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन है कि अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना जाता है, फिर कहा जाता है। कारण की बात करते हैं, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटारम में 500 से अधिक जो है जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 96 का, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया कि तारक काय के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है कि यह कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन देखेंगे तो इसका जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 98 नंबर है कि जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीवों में होने वाला सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपापचय नाम दिया है, ऑप्शन नंबर बी उपापचय। अगला है कि अपचयन क्रिया के दौरान सजीवों के शरीर में मुख्य रूप से कौन सी घटना होती है? तो सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन गुणों के आधार पर सजीवों को निर्जीवों से अलग किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे आपका कोशिकीय संगठन, उपापचय, वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखिए आपका आंसर की वगैरह सब दिया गया है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो आपका टेस्ट शेड्यूल होता है ना, ये भी आपका दिया गया है कि कौन से डेट में, जैसे कि 8 तारीख को देखिए आपका पहला टेस्ट हुआ है, फिर 9 तारीख को जो है आपका टेस्ट 2 होगा। अब देखिए 10 तारीख में आपको संडे पड़ता है, संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा, 11 तारीख को टेस्ट आपका तीसरा होगा। तो इस तरीके से देखेंगे पूरा 50वां सेट का जो है यहाँ पे डेट दिया गया है, 50वां नंबर का जो आपका टेस्ट है 4 जुलाई को खत्म होगा। तो ये देखिए टाइम से आपका टेस्ट हम करवाते, ये नहीं कि 4-10 औरों की तरह क्या है कि टेस्ट कराओ पैसा ले लो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। जो भी हमने टेस्ट स्टार्ट किया है उसको प्रॉपर तरीके से खत्म भी किया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डे बाय डे का जो भी टेस्ट का PDF है, जो वीडियो है, उसको हम लेके आ पाएँ, अगर आपका कमेंट रहेगा तब, क्योंकि देखिए बहुत अधिक मेहनत लगता है मेरे भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, अच्छे से तैयारी कीजिए और होमवर्क अच्छे से पढ़ लीजिएगा।